अस्सलामुअलैकुम। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा। आज हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें पालमपुर की बात कही गई है, तो पालमपुर गांव क्या है? तो पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव है, जिसको पाठ का मूल आधार बनाया गया है। ठीक है, पालमपुर जो है वो एक काल्पनिक गाँव है, यानी कल्पना करी गई है कि हाँ, कोई ऐसा भी गाँव होगा। उसका उसको मूल आधार बनाया गया है इस पाठ के अंदर, ठीक है? फिर इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो बताया गया है, भारत के गाँव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जो भारत में गाँव है उसमें प्रमुख गतिविधि जो है वो कृषि है, ठीक है? तो पालमपुर जो है वो एक गाँव है, तो पालमपुर में कृषि ही मुख्य क्रिया है, ठीक है? पालमपुर एक गाँव है तो इसलिए वहाँ की मुख्य क्रिया भी कृषि ही है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, वे वो है जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उसमें लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी ये सब चीजें आती हैं, ठीक है? फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो है उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाओं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, यानी कि उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हीं चीज़ों को हमें उत्पादन करना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद उत्पादन हेतु 4 आवश्यक चीज़ें। किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है उद्गम एवं ज्ञान। तो जो भूमि है, भूमि के अंदर अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज ये सारे आते हैं, ठीक है? और जैसे पूंजी है, पूंजी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में औजार, मशीन, भवन आते हैं, यानी कि उनका बार-बार प्रयोग किया जा सकता है। और कार्यशील पूंजी में जैसे कच्चा माल या फिर नकद पूंजी, एक बार ही उपयोग किया जा सकता है उसका। और फिर उसके बाद जो श्रम है, श्रम क्या होता है? श्रम जो है वो काम करने वाले लोगों को कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ज्ञान एवं उद्गम जो है वो मानव पूंजी को कहा जाता है। फिर जो 5वां पॉइंट है वो है जमीन मापने की इकाई 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर है, ठीक है? कहाँ की? पालमपुर की। हम इसमें पालमपुर की बात कर रहे हैं। फिर जो छठा पॉइंट है वो है पालमपुर में कृषि। तो जो पालमपुर में कृषि की जाती थी, कृषि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? तो पहला जो भाग है वो है वर्षा ऋतु, ऋतुओं में बांटा गया है, जो कि जिसे खरीफ भी कहते हैं। और ये जुलाई से अक्टूबर में उगाई जाती है फसल, जिसमें ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू ये सारी चीजें शामिल हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है शरद ऋतु, यानी रबी। ये अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाता है। इसमें गेहूं, सरसों, दालें, आलू आदि शामिल हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा है इसमें ग्रीष्म ऋतु है, यानी जायद, मीन्स जो बीज वाले अनाज होते हैं जिसके अंदर बीज पाया जाता है, फल फूल जो भी है, और मार्च से जून तक पैदा किए जाते हैं। मार्च से जून तक इनको उगाया जाता है, जिसमें तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल आदि हैं, जिसके अंदर बीज पाया जाता है। इन सभी के अंदर बीज पाया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सके। बिजली का विस्तार हुआ पालमपुर में, तो जो सिंचाई व्यवस्था थी उसके अंदर भी सुधार हो गया, और सिंचाई व्यवस्था में सुधार होने के कारण जो किसान थे वो दोनों फसलें एक साथ ही उगाने लग गए, ठीक है? फिर जो 8वां पॉइंट है वो है बहुविधि फसल प्रणाली। तो क्या है बहुविधि फसल प्रणाली? तो ये एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका है, ठीक है? जो कि एक साल में किसी चीज को उत्पन्न करना है। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं। तीसरी फसल के रूप में वे आलू पैदा कर सकते हैं। यानी जो बहुविधि फसल प्रणाली है उसमें खेत को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है? इसमें खरीफ फसल उगा ली, इसमें रबी फसल उगा ली, जो एक बचा उसके अंदर आलू उगाया जा सकता है, ठीक है? फिर जो 9वें पॉइंट में बताया गया है खेती करने के तरीके। तो खेती करने के 5 तरीके हैं।
पहले हमें श्रम की ज़रूरत होगी, मज़दूरों की ज़रूरत होएगी, फिर हमें बीज की ज़रूरत होएगी, फिर उर्वरक की, फिर जुताई की, फिर सिंचाई के स्रोतों की। ठीक है? तो जो श्रम है उसके अंदर अगर हम पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में डिफरेंस देखें दोनों में, तो पारंपरिक कृषि में जो पुरानी चलती आ रही है, स्वयं तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है खेत में काम। ठीक है? और जो आधुनिक कृषि है, आधुनिक कृषि में जो आज की वर्तमान की कृषि है, उसको बताया गया है आधुनिक कृषि में, जिसके अंदर खेतीहर मज़दूरों द्वारा करी जाती है कृषि। ठीक है? यानी दूसरे मज़दूरों को लगाया जाता है। फिर उसके बाद है बीज। तो बीज जो है पारंपरिक कृषि में पारंपरिक ही बीज उपयोग करे जाते हैं, जो पहले यूज़ करे जाते थे वही दोबारा से यूज़ करे जा रहे हैं। लेकिन आधुनिक कृषि में अति उपज वाले प्रजातियों वाले बीज यानी HYVS यानी जो कि जिससे जल्दी फसल उग सके, वो वाले बीज उपयोग करे जाते हैं। फिर जो तीसरा है वो है उर्वरक। उर्वरक मतलब खाद जो ऊपर से बीज के ऊपर से डलती है। तो गाय का गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खाद जो कृषि है उसके अंदर प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो आधुनिक कृषि है उसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? फिर जो 4th पॉइंट है वो है जुताई। तो जुताई में अगर पारंपरिक कृषि में हम देखें तो पारंपरिक हल व बैल का प्रयोग किया जाता है जुताई के लिए। लेकिन आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर या फिर थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। 5वां है इसमें सिंचाई के स्रोत। तो पारंपरिक कृषि में यानी जो पुरानी कृषि थी जब तक तो सिंचाई इतनी अच्छी नहीं हुई थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सिंचाई की व्यवस्था थी, तो कुएँ, रहट, तालाब, नदियों व वर्षा के पानी ही द्वारा सिंचाई की जाती थी उस टाइम पर। और जो आधुनिक कृषि है आज की कृषि में बिजली पसिल, नलकूपों या डीज़ल से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। मतलब कि जो नए बीज हैं HYVS जिससे जल्दी अनाज उत्पन्न हो सकता है, उन बीजों को भारतीय कृषकों ने उनका उपयोग करना सीखा। ठीक है? तो इसको ही हरित क्रांति कहा गया था। फिर उसके बाद 11वां है अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। अगर हम HY वाले बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम होती चली जाती है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये होता मिट्टी की कम हो चुकी थी। और इसके अतिरिक्त जो नलकूप थे, नलकूपों से सिंचाई के कारण जो भौम जल था, जो भूमि के अंदर का जल था, उसका स्वर जो है वो कम हो गया और प्रदूषण भी बढ़ा। ठीक है? प्रदूषण बढ़ गया। आप आज के वर्तमान में देख सकते हैं अपने आस-पास के माहौल को। प्रदूषण के बाद जो 12वां पॉइंट है उसमें बताया गया है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। तो कौन-कौन सी गैर कृषि क्रियाएँ थी पालमपुर में? डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन ये सारी गैर कृषि क्रिया हैं। ठीक है? फिर इस 1 अंक वाले प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है पालमपुर गाँव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? तो पालमपुर लोगों के मुख्य आर्थिक क्रिया जो है वो कृषि थी। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? उत्पादन की प्रथम आवश्यकता है भूमि। ये चारों में ना, उसके बाद जो तीसरा है वो है पालमपुर के कृषक तीसरी फसल के रूप में कौन-सी फसल बो रहे हैं? तो कौन-सी बो रहे हैं वो है आलू। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक कृषि में डैश बीजों का प्रयोग होता है? तो HYV वाले बीजों का प्रयोग होता है। ठीक है? फिर उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो है एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक खेत में जो है 3 फसलें एक साथ उगाई जा सकती हैं। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली के तहत उगाई जा सकती हैं। छठा क्वेश्चन है कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया था? तो वो किन 2 राज्यों में किया गया था? पंजाब और हरियाणा। ठीक है? फिर 7वां क्वेश्चन है छोटे किसान रखैती के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध किस प्रकार करते हैं? तो बड़े किसानों से वो बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से आवश्यक पूंजी लेते हैं। फिर उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो है पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं? तो लगभग 25% लोग जो हैं वो गैर कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं। क्वेश्चन 9 है भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? 1 हेक्टेयर जो 100 मीटर वाली भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है?
फिर आज जो 10वां क्वेश्चन है वो है अधिरोप कृषि उत्पादों का किसान क्या करते हैं? तो इसका आंसर है बाजार में बेचते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में ज़रा सा भी समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेरा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।